नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कुल 21 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से प्रमुख रहे गरीब तिब्बती के लिए घर बनाने के लिए 65 लाख की राशि माफ, नीलकंठ महादेव में रोपवे बनाने को लेकर मिली मंजूरी, लोक सेवा आयोग में 30 अस्थायी पद स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों को उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में अब माना जाएगा। इसी के साथ ही आबकारी विभाग को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। वैट कम होने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। प्राथमिक शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसके तहत 603 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव एस संधू ने इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। का है, पिछली कैबिनेट ने एक्साइज पॉलिसी स्वीकृत की थी, जिसमें प्रदेश की जैसे यूपी में शराब सस्ती थी और बहुत स्मगलिंग होती थी और हमारे रेवेन्यू को घाटा पड़ता था। उसको रोकने के लिए ये वैट और कुछ कीमत कम की थी, ताकि यूपी से अभी भी हमारी महंगी है, लेकिन गैप इतना कम है कि हमें आशा है कि स्मगलिंग नहीं होगी। उसमें वैट 20% से 12% किया गया था, लेकिन क्योंकि वो एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा था, तभी वित्त विभाग भी औपचारिकता उन्होंने भी पूरी करनी है, क्योंकि वैट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वित्त विभाग है, तो वो औपचारिकता के लिए वित्त विभाग का जो प्रस्ताव भी आज कैबिनेट ने स्वीकृत किया। अगला मत सिंचाई विभाग का है। ये हल्दा पानी गोपेश्वर में बूंद सा शुरू हो गया था पीछे, और क्योंकि अर्जेंट था तो इसलिए उसका काम तुरंत शुरू कराना पड़ा और उसको विचलन से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। क्योंकि बिड में 3 बिड्स आई थी, लेकिन क्वालिफाई एक ही किया था, एक ही कॉन्ट्रैक्टर को एक ही निविदा पे काम दिया गया। आज उसको औपचारिक कैबिनेट के संज्ञानार्थ रखा गया। ये हल्दा पानी गोपेश्वर के पास है। हल्दा पानी लॉ कॉलेज के पास जी। इसमें अमाउंट इसमें क्लियर नहीं हुआ, आपको पृथक से बता देंगे। अगला मत ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हॉर्टिकल्चर का। आप जानते ही हैं कि प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और पॉली हाउसेस का बहुत ही स्कोप है, और हिमाचल में ये काम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है कई सालों से, और इस देश में भी प्रदेश में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जिसमें लाखों लोगों के रोज़गार का भी स्कोप है। और इसलिए जो हर साल 300 से 800 900 के करीब पॉली हाउस लगते थे। तो आज ये महत्वपूर्ण फैसले जो हैं कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, और कितने ये कारगर आने वाले समय में हमारे प्रदेश के लिए होने वाले हैं, किन वर्गों को इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अमेंद्र बिष्ट जी आप प्रवक्ता, और साथ ही साथ जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी एक खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय सिंह रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज के जो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं उसको किस लिहाज से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस बैठक में वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स टच किए गए हैं जो आगे आने वाले समय में हमारे प्रदेश के लिए लाभकारी हो सकते हैं? हेलो सर, आप सुन पा रहे मुझे? चलिए एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जय सिंह रावत जी से। फिलहाल संजीव वर्मा जी आपके पास आऊंगी। जो आज के फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो जनता के लिए लिए गए हैं, और किन वर्गों को इससे फायदा होने वाला है? दिव्य जी देखिए, तमाम वर्गों का हित का ध्यान रखते हुए, चाहे शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे स्वरोजगार की हम बात करें, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, तो स्वरोजगार की दिशा में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए
सरकार के द्वारा 20% की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है और एक बड़ी मात्रा, बहुत बड़ी संख्या में हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही टूरिज्म को हम आगे बढ़ाने के लिए और जो दुर्गम यात्रा हुआ करती थी नीलकंठ महादेव की, उसको सुगम करते हुए, क्योंकि जिस समय कांवड़ यात्रा चलती है तो हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और इससे एक बड़ा रोजगार भी जो स्थानीय लोग हैं उनके वो लोग जनरेट करते हैं। साथ ही एक बहुत महत्व की एक यात्रा और श्रद्धालुओं के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो, और साथ ही जिस तरह से 6 इंजीनियरिंग कॉलेज को उत्तराखंड जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसने अपने कैंपस का जो दर्जा दिया है, उससे एक बड़ा लाभ ये होने वाला है कि हमारे उत्तराखंड का युवा एक बड़े अच्छे नामी गिरामी कॉलेजेस की तलाश में बहुत बड़ी धनराशि का व्यय भी करता था और जो अपने प्रदेश के कॉलेजेस को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जाता था, वो भी रुकेगा अपने कॉलेजेस में, वो अपना इंजीनियरिंग की कॉलेज पढ़ाई भी करेगा, साथ ही उसको अच्छी जगहों पर प्लेसमेंट भी सुविधा मिलेगी और मैं सोचता हूँ इससे पलायन को रोकने में भी हम बहुत हद तक सहायक होंगे। और जिस प्रकार से 65 लाख रुपए गरीब तिब्बती को घर बनाने में सरकार के द्वारा एक तरह से उसकी सहायता की गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो हमारा तिब्बती समुदाय है उसका कितना बड़ा महत्व भारत के प्रति है और कितना बड़ा योगदान भारत के सीमांत क्षेत्रों की एक तरह से रक्षा में बनता है। तो मैं सोचता हूँ हमारी सरकार का भी कर्तव्य है कि उनके लिए सोचे। तो मैं सोचता हूँ जो कैबिनेट के फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और तमाम वर्गों का इसमें पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। ठीक है, शीशपाल जी आपके पास आऊंगी। विपक्ष के तौर पर किस तरीके से आप इस कैबिनेट को देखते हैं, जो फैसले इसमें लिए गए हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो फैसले लिए गए हैं आने वाले वक्त में जिन मुद्दों को आप उठाते हैं, रोजगार से जुड़े हुए हों, किसानों से जुड़े हुए हों, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ भी यहाँ पर फैसला लिया गया है, क्या ये तमाम मुद्दे आपको लाभकारी साबित होते नजर आते हैं? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो आज की कैबिनेट में प्रदेश सरकार ने फैसले लिए हैं, कैबिनेट के जो फैसले हैं बड़े निराशाजनक है। केवल एक फैसले को छोड़ करके जो हॉर्टिकल्चर में जो इन्होंने पॉली हाउसेस का जो फैसला लिया है और जिस संख्या में इन्होंने पॉली हाउस लगाने की बात की, वो अच्छा सराहनीय फैसला है। लेकिन हॉर्टिकल्चर की जो अब तक की नीति रही है कि ये पॉली हाउस लगाने के लिए अनुदान तो देते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो है उसमें जो सब्सिडी रहती है उसी को डकारने की पर ज्यादा प्रतिभागियों का ध्यान रहता है। अगर उसको रोकने में ये सफल रहे तो निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय फैसला है। इसके अलावा जो रोपवे का नीलकंठ महादेव तक रोपवे बनाने का फैसला है, अच्छी बात है, दूर की कौड़ी है, क्योंकि देहरादून से मसूरी के रोपवे और आप केदारनाथ रोपवे हो, चाहे प्रदेश के अन्य दूर दराज के यमुनोत्री गंगोत्री की बात हो, सभी जगह रोपवे की बातें सरकार ने लंबे समय से की है और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी संख्या है रोपवे की, जो प्रस्ताव कई सालों से सचिवालय में ना जाने कहां धूल फांक रहे हैं। तो ऐसे ही ये प्रस्ताव है। अब सरकार अगर तेजी से गंभीरता से इनके लिए वित्त स्वीकृत करती है और इस पर आगे बढ़ती है तब तो ये लाभकारी फैसला होगा, वरना ये भी अन्य फैसलों की तरह केवल जो है कोरी घोषणा तक सिमट जाएगा। और रही प्रदेश से जो पलायन को रोकने की बात, उसमें तो कैबिनेट में कोई ऐसा प्रस्ताव आया नहीं कि प्रदेश का बेरोजगार जो है कुछ आशा बांध सके या पहाड़ से पलायन रुक सके या पहाड़ में स्वरोजगार के लिए नौजवान कुछ सपने देख सके, क्योंकि उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने के लिए, कुटीर उद्योगों को जो बढ़ाने के लिए जो महिला सशक्तिकरण के जो उपाय होने चाहिए थे, उसके लिए
कैबिनेट में जो प्रस्ताव आना चाहिए वो तो आए नहीं थे। लेकिन जो आज प्रदेश के बेरोजगार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि कैबिनेट में सीबीआई जांच से संबंधित प्रस्ताव आएगा, वो भी इस बार कैबिनेट में नहीं दिखा। और जो उपनल कर्मचारी लंबे समय से प्रदेश में नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, उनके लिए भी इस कैबिनेट फिर वैसे ही पहले की तरह जो है निराशाजनक रही है। और जो ओपीएस का बड़ा मामला है, प्रदेश के जो कर्मचारी आप देखिए ओपीएस की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे गोपेश्वर की बड़ी रैली हो, चाहे हल्द्वानी की बड़ी रैलियां हो। अभी आपने देखा एक दिन पहले देहरादून में भी कर्मचारियों ने बड़ी रैली निकाली, लेकिन सरकार के कान पे जूर नहीं रेंग रही और ये तानाशाह की तरह जो है मौन धारण किए हुए हैं और कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें, जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कर्मचारियों की मांगें मान ली गई हैं, ओपीएस का लाभ उनको दिया जा चुका है। लेकिन डबल इंजन की सरकार राज्य में होने के बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, ये बड़ा निराशाजनक है। और जो बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग थी और वीआईपी का नाम उजागर करने का जो सपना प्रदेश की जनता और मातृशक्ति का है, उस मामले में भी सरकार कहीं गंभीर नहीं दिखाई दे रही। और एक बड़ा मामला जो कानून व्यवस्था आज पटरी से उतरी हुई, आप देखिए कि अभी हालिया घटना अगर आप देहरादून की लें, भंडारी बाग में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है, प्रेम नगर में एक बुजुर्ग महिला का गला रेत दिया जाता है, जो नशा मुक्त केंद्रों के नाम पर आप देखिए दो लोगों की हत्याएं 15 दिन के अंदर हो जाती हैं। तो कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है प्रदेश से, उसके लिए भी कैबिनेट में कोई गंभीर प्रस्ताव नहीं आए हैं, जो अमेंद्र निराशाजनक है। ठीक है, अमेंद्र जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे इस कैबिनेट बैठक पर जो फैसले लिए गए हैं उस पर? देखिए दिव्य दर्शनी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी चर्चा की जाए, ऐसा कोई फैसला नहीं है। तकरीबन कुछ तकनीकी फैसले हैं जिनको जो किन्हीं अड़चनों की वजह से जो फंसे हुए थे उनको ठीक किया, चाहे वो पॉली हाउसेस का मामला हो। अब सरकार तो 2017 से और 2022 के बीच में ये तय कर चुकी थी, 2017 में ही कि वो 2022 आने तक जो है किसानों की आय को दुगना कर देंगे। लेकिन हुई नहीं, वो पूरा हो नहीं सका उनका लक्ष्य, अभी भी उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो जहाँ जहाँ उनसे कमियां रह गई है, हो सकता है उसमें इनको सुधार के रूप में देखा जा सकता हो जी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया हो जिसको लेकर के सरकार की तारीफ की जाए या जिसको लेकर के ये उनकी सराहना की जाए। तो अतीत में जो गलतियां सरकारों से हुई है, जो पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए थी, वो तकनीकी सुधार सरकार उसमें कर रही है कि अब यहाँ पर ये अड़चन आ गई है। जैसे आप वो तिब्बती जो आवास वाला मामला देखेंगे, आप यूनिवर्सिटी के 6 कैंपस वाला, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 6 कैंपस वाला मामला देखेंगे तो किसी भी उसमें आप देख लीजिए, उपनल वाला एक मामला जो आज आया है उसमें वो कह रहे हैं कि हम उनको भत्ता देंगे, लेकिन उपनल के लोग मांग क्या रहे हैं और आप बात किस पर कर रहे हैं। तो जो जनता है उनकी मांग कुछ और है, सरकार कुछ और सुन रही है। तो निश्चित तौर पर हम तो यही कहेंगे कि सरकार जनहित के जनता की जो मांग है उसके मुताबिक जो है काम नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी मनमानी से कुछ अलग ही मुद्दों को लाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, जय सिंह रावत जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से आज की कैबिनेट को आप किस तरीके से देखते हैं और कितने लाभकारी ये फैसले आगे चलकर होने वाले हैं? देखिए, कैबिनेट होती है जनता के हित में फैसले लेने के लिए, और आज भी जो भी फैसले लिए हैं बाय एंड लार्ज जनता के हित में है। बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन जितनी उम्मीद लोगों को थी या प्रदेश को है, उतने बहुत बड़े फैसले तो नहीं है आज जी। और खासकर अभी एक हमारे बीजेपी के मित्र बता रहे थे कि सीमांत क्षेत्रों की रक्षा में तिब्बतियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझ नहीं पाया तिब्बतियों का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। बहरहाल ये वही बताएंगे जी। वहाँ तो सवाल अच्छा है, ये हॉर्टिकल्चर में अच्छा डिसीजन है, क्योंकि प्रदेश अगर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देंगे तो प्रदेश को विकास में तेजी आएगी। दूसरा ये है कि जो हमारे जो का उपयोग नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और अच्छा होगा हिमाचल की तर्ज पर। लेकिन होता क्या है, आप जरा इसका हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट में जाइए। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी वॉइस एको कर रही है सर। अगर आप अपने तरफ से जो है वीडियो दूसरे सेगमेंट को म्यूट करें।
सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो होल्ड पे चला गया उनका कॉल, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। चर्चा पर बरकरार हैं। जिस तरीके से पूरा मुद्दा निकल कर आ रहा है संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो मुद्दे हैं, अभी जय सिंह रावत जी की जितने भी बात हम सुन पाए, उनका ये कहना था कि तिब्बतियों का उत्तराखंड के जो पूरा इकोनॉमी है या यहाँ का जो कल्चर है उसमें कितना बड़ा रोल है, या जो हमारे वहाँ पर काम चल रहे हैं उसमें कितना बड़ा रोल है, उसको लेकर फैसला क्या इम्पोर्टेंट था लेना आज की कैबिनेट में? क्या इसके अलावा और इम्पोर्टेंट फैसले नहीं हो सकते थे? और एक और हम लोग जब सुन रहे थे कि कैबिनेट में क्या क्या फैसले आ सकते हैं, उसमें एक फैसला आप लोगों ने कहा गया था जिसमें कहा गया था कि आप लोग 50% अनुदान में जो है चीनी और नमक मुहैया कराएंगे प्राथमिक परिवारों को, तो वो कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिला है। देवी जी देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई कैबिनेट में कोई बात पहले से कोई प्रस्तावित हो। कभी किसी चीज को थोड़ी वरीयता दे दी जाती है और कभी कोई वरीयता की बात कर रहे हैं सर? नहीं, वरीयता की बात ये है, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। मतलब कभी कोई मुद्दा पहले आ जाता है, कभी कोई मुद्दा बाद में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बोला और हम उसको एप्लीकेबल नहीं कर रहे। हो सकता है अगली वाली जो कैबिनेट बैठक होगी तो उस बैठक में वो मुद्दे आ जाएं, वो प्रस्ताव आ जाएं और उनके ऊपर बेशक सर, लेकिन संजीव जी मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ, कैबिनेट बैठक होती रहती है और महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं जिसमें कई फैसले लिए जाते हैं, लेकिन वरीयता की जहां तक आपने बात की, तो क्या प्राथमिक परिवारों को जो आप अनुदान देने की कोशिश कर रहे थे चीनी और नमक में, क्या हमारे राज्य के लोगों के लिए वो प्राथमिकता नहीं थी? नहीं, मैं दिव्य जी, आपने मेरी बात को दूसरे एंगल में घुमा दिया। मेरा कहने का मतलब ये था, कई बार क्या होता है कि हम कुछ प्रस्ताव होते हैं, कुछ प्रस्ताव एक कैबिनेट में आ गए, कुछ प्रस्ताव अगली कैबिनेट में आ गए, और समय समय पर कैबिनेट होती रहती हैं। और सरकार ने यदि इस तरह का कोई निर्णय लिया है कैबिनेट में लाने के लिए, तो बहुत ही जल्दी दूसरी जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट की बैठक में वो प्रस्ताव आ जाएगा। साथ ही जिस तरह से ये हॉर्टिकल्चर का, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। जय सिंह रावत जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इससे पहले हम कनेक्शन लूज करें। जय सिंह रावत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था पॉली हाउस वाला अच्छा डिसीजन है जी, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ढांचा है लगभग 1300 कर्मचारियों का, लेकिन इसमें 700 भी कर्मचारी नहीं है जी, और जो कर्मचारी हैं वो मैदान में है, ऊपर पहाड़ों में नहीं है, जी, स्टाफ नहीं है, तो ये पॉली हाउस कैसे काम करेंगे, ये वाली बात है। जी, दूसरी बात, जब बिना कर्मचारियों के जंगल के जो जानवर हैं वो खेतों में आ रहे हैं, लोगों के घरों से सामान उठा के ले जा रहे हैं, जी, आप देख रहा क्या स्थिति है, कि इसका भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। जी, जहां तक सवाल आबकारी का है, वो अच्छा डिसीजन है, भले वाले उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि तस्करी होती है। पहले चंडीगढ़ से होती थी, अब यूपी से होती है, हिमाचल से होती, इसलिए होती थी कि यहाँ महंगी होती थी, बाहर के राज्यों में सस्ती शराब होती थी। तो वो डिसीजन भले उसका आलोचना हो, लेकिन वो सरकार का ठीक डिसीजन है। दूसरी बात जो आ रही, जो नियोजन समिति का इन्होंने जो कम कर दिया, जो कोरम कम कर दिया, नियोजन समिति में वैसे भी नॉमिनेटेड कुछ, ये पंचायती राज में होती है ना, पंचायती राज का नियोजन का एक आपका एक पिरामिड होता है। गांव की समिति होती है, फिर ब्लॉक की समिति होती है, फिर जिले की होती है, फिर स्टेट की होती है, फिर केंद्र में जाके नीति आयोग होती है। तो वो जो समिति है इलेक्टेड होती है, पंचायतों में चुनी हुई समिति होती है, उसमें ज्यादातर तो नॉमिनेटेड लोग होते हैं। उसका कोरम 50% से कम करने का मतलब ये हमारे समझ में नहीं आया, वो वाला। दूसरी बात, नियोजन विभाग में इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बोर्ड होगा, बात तो ठीक है, लेकिन सवाल ये, वो अच्छी बात है ताकि बोर्ड होगा, एक्सपर्टाइज उसकी होगी। भाई जब अच्छा नियोजन होगा, अच्छी योजनाएं बनी, तभी तो विकास होगा, वो तो ठीक बात है। लेकिन वो पीपीपी मोड पे देने का ये मैं समझ नहीं पाया हूँ, ये भी सरकार को देखना पड़ेगा। और जो अच्छी बात है, ठीक है, आज जो भी डिसीजन हुए, जितने भी आप कहते हैं,
भाई राज्य हित में है, चाहे 21 है 22 है जो भी है, लेकिन इनसे और बड़े फैसलों की आपको उम्मीद थी। आपने कहा था कि हम एक बढ़िया सा मजबूत सा भूमि कानून देंगे, ये आपका उसका दृष्टि पत्र में भी है। कई बार मुख्यमंत्री भी बोल गए, वो कब आएगा, वो मजबूत भूमि कानून कब आएगा? और जो कानून था भी आप निरंतर उसको आपका उस पर छेद किए जा रहे हैं, उसको उसमें इरोजन करते जा रहे हैं, वो किसी काम का रह नहीं गया। दूसरी बात है, लोकायुक्त पर आपको वहाँ पड़ा हुआ, विधानसभा में पड़ी उस पर तो आप कर ले रहे, उसके बजाय जिसकी जरूरत है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। जो भी जिसकी भी पार्टी की सरकारें आती आरोप लगते हैं, कहते हैं साहब ये तो घोटाला प्रदेश हो गया। अरे घोटाला प्रदेश आप ही लोग पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी बोलता है, तो आप लोकायुक्त क्यों नहीं बना रहे? इसका मतलब आप डरते हैं, इसका मतलब आप ईमानदार नहीं है। और आपकी जो भी पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ये करप्ट है, जो वो डरता है, लोकायुक्त से डरता है। जो लोकायुक्त से डर रहा है, इसका मतलब उसकी नियत ठीक नहीं है। और बजाय इसको करने के भटकाने के, कभी आप मतलब जमीन के कानून की बात की आपने कमेटी में आई, तो ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं आपके ज्ञानी जी, आजकल उनकी तबीयत खराब है, उनके नेतृत्व में वो बना था। दूसरा ये नहीं उनका ये आपके सुभाष जी थे, जो कमिश्नर के चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ के, उनको रेवेन्यू की जानकारी थी, उनके अध्यक्षता में बना था, तो भूमि वाला वो कमेटी बनी थी। कहा था हम तो हिमाचल की तर्ज पे बनाएंगे। अरे इंतजार कर रहे हैं, बड़े फैसले जरूरी, ये ठीक है आपके साथ आप कर रहे हैं, लेकिन धीरे ये काम चलाओ, उन्हें तो थोड़ा अरे करना है तो बड़े काम करके जाओ, कोई याद ताकि आपको याद करे। जी ठीक है सर, हम आपके पास भी वापस आएंगे और लगातार इस चर्चा में हम बने हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो फैसले लिए गए हैं, कितने महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जा सकते थे और ये जो फैसले लिए गए हैं आने वाले वक्त में ये कितने कारगर साबित होते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा पर हम लगातार बने रहेंगे ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आज की जो कैबिनेट बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें जो फैसले लिए गए हैं, करीबन 21 प्रस्ताव ऐसे जो हैं वो रखे गए थे इस कैबिनेट में और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर पास किए गए हैं। लेकिन जो चर्चा हमने की शुरुआत में, उससे ये लग रहा है कि जो वरीयता के हिसाब से अगर मुद्दों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वरीयता में कुछ कमी नज़र आई थी कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे होने चाहिए थे वो यहाँ पर नज़र नहीं आए, जिस तरीके से भू कानून हो या फिर अन्य मुद्दे हों जो विपक्ष भी उठाता रहता है समय समय पर। मैं आपके पास आऊँगी शीशपाल जी, जो आपने मुद्दे कहा वो एक तरफ है, लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या आपको नहीं लगता जो आप रोजगार की बात कर रहे थे, स्वरोजगार के ऑप्शन के लिए ऋण लेना अब आसान हो गया है, ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए हैं जिससे बेटर एजुकेशन मिल सकती है छात्रों को, तो ये भी तो प्लस पॉइंट्स हैं ना सर इसमें? नहीं, देखिए दिव्य दर्शनी जी, अगर रोजगार बढ़ता हुआ राज्य में नजर आता है या सरकार के फैसले प्रदेश के बेरोजगारों के हक में होते, निश्चित तौर पर हम उसकी सराहना करते। लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 जो विद्यालय हैं वो जो है कैंपस के अंदर आ गए, तो उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर आप 6 नए विद्यालय, 6 नई यूनिवर्सिटी, 6 नए टेक्निकल कॉलेज प्रदेश की जनता को, दूर दराज को देते तो हम आपके फैसले का निश्चित तौर पर स्वागत करते। लेकिन आप देखिए कि अभी जो नया शिक्षण सत्र शुरू हुआ है और प्रदेश के अभिभावकों पर जिस तरीके से महंगाई का बोझ बढ़ा है, हर किसी की कमर इस महंगाई ने तोड़ दी। इस बार 40 से 50% जो है कॉपी किताबों के दाम बढ़े हैं और हर स्कूल ने जो है, प्राइवेट स्कूल ने अपने स्कूल में फीस बढ़ाई है। आप बताइए इस पर कैबिनेट गंभीर क्यों नहीं होती, प्रदेश की सरकार गंभीर क्यों नहीं होती? प्रत्येक अभिभावक आज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है, लेकिन शिक्षा विभाग दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहा है, बाद में छापेमारी। जब शिक्षण सत्र शुरू हो जाता है, सारे अभिभावक लूट पिट चुके होते हैं, सारे कॉपी किताब खरीद चुके होते हैं, फीस भर चुके होते हैं। क्या कैबिनेट या प्रदेश सरकार इससे कब तक अनजान बनी रहेगी? आप बताइए, कैबिनेट के महत्व का फैसला
आपको नजर नहीं आया? देखिए, लगातार बेरोजगार नौजवान आज भी धरने पे बैठे हुए, उनकी एक छोटी सी मांग है कि जितने भी भर्ती घोटाले घपले इनकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। आप उसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव कब लाएंगे? आज प्रदेश का बेरोजगार टकटकी लगा करके सरकार से एक उम्मीद बनाए हुए, लेकिन सरकार उस पर भी मौन है। यही बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में उसके माता पिता लगातार खून के आंसू रो रहे हैं कि उस वीआईपी के नाम का खुलासा हो जाए, या सरकार पुलिस की जांच कहां तक बढ़ी वही सार्वजनिक हो जाए, लेकिन सरकार उस पर मौन साध लेती। ये बड़ा निराशाजनक और आश्चर्यजनक है। और पहाड़ में आप जैसे अभी जयसिंह भाई साहब ने भी ये मामला उठाया, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और हम सबके मार्गदर्शक भी हैं, कि जो जंगली जानवरों का आतंक आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को झेलना पड़ता है, वहां पर खेती किसानी करना दुभर हो गया है, क्योंकि जंगली जानवर कुछ छोड़ते ही नहीं, इसीलिए लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। और जो बाघ के शिकार से लगातार हमारे नौनिहालों की, बच्चों की, वहां के लोगों की जाने जा रही है, उस पर जो है सरकारी अमला गंभीर नहीं हो रहा है। वन विभाग लगातार कुंभकर्ण की नींद सोए हुए। क्या ये कैबिनेट के महत्व का विषय नहीं है कि पहाड़ के लोगों की समस्या को समझते हो आप, इस पर कुछ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश करते, कुछ प्रदेश की जनता को एक आसार उम्मीद बनती। लेकिन न तो पहाड़ में आप जो है उद्योग चढ़ाना चाहते हैं, न ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आप मजबूत करना चाहते हैं। उस नाम पर आपकी न तो कुछ नीति कहती है, न नियत कुछ कहती है, न आपकी कैबिनेट कुछ कहती है। तो इसलिए जो है निराशा होती है, और विपक्ष के नाते हम इन मामलों को लगातार उठाते रहेंगे। दिव्या जी, जिस तरह से मेरे भाई शिषपाल जी ने अभी अपनी तमाम बातों को बोला, आप लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात को आपने एक बिल्कुल एक टूल किट की तरह पिछले काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर तीनों हत्या आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और बात रही यूके ट्रिपल एससी, तो यूके ट्रिपल एससी में 50 से अधिक जो नकल माफिया थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। एसआईटी गठित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी जांच उचित दिशा में चल रही है, इस तरह की बात कही गई। और जितने भी एक नकल का जो बड़ा नेक्सस था उसको तोड़ने के लिए हमारी सरकार के द्वारा जो कठोरतम नकल विरोधी कानून लाया गया, मैं सोचता हूँ वो पूरे देश भर में हम एक लीडिंग भूमिका में आज आ गए हैं। जिस प्रकार से लैंड जिहाद और लव जिहाद से त्रस्त हो उत्तराखंड एक काफी समय से था, और उससे पार पाने के लिए कड़ा धर्मांतरण कानून हमारे उत्तराखंड प्रदेश में की भी लंबे समय से इंतजार हो रहा है सर। जी जी, जितना त्रस्त शायद लव जिहाद या लैंड जिहाद से नहीं है, उतनी जनता शायद भू कानून का सालों से इंतजार कर रही है। दिव्या जी देखिए, सरकार भू कानून पर भी बहुत गंभीरता से काम कर रही है, और साथ ही कठोरतम नकल विरोधी कानून की बात जहाँ तक मैंने करी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हम ये नकल माफियाओं को उत्तराखंड से पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर देते, हम चैन के सांस बैठने वाले नहीं हैं। हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के हितों के साथ हैं। 30% क्षैतिज आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए करने का काम हमने किया। ये फैसले हो चुके हैं। हमने काम किए, बड़े काम हैं। ये फैसले हो चुके हैं। हम उन फैसलों की बात कर रहे हैं जो होने चाहिए थे। अभी जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, न सिर्फ विपक्षी दलों ने बल्कि खुद जयसिंह रावत जी ने कहा कि पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या है जो जानवर खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग कह के थक गए कि आप सुनिए हमारी बात, कुछ उपाय कीजिए। सर, वो भी तो प्राथमिकता है। जी जी जी, जिस तरह से हमारे बड़े भाई जयसिंह जी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बंदरों का आतंक है और अन्य जंगली जानवरों का आतंक है जो फसलों को नष्ट कर देते हैं, चौपट कर देते हैं, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा वन विभाग को हिदायत दी गई है कि आप उनके लिए पिंजरों का इंतजाम करें। जहाँ पर हाथी फसलों को, गन्ने की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तमाम खंदकें कुछ बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं और बनाई गई हैं, जिससे काफी हद तक हम इसको
ये खेती का जो नुकसान हो रहा था जंगली जानवरों से उसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और कई जगह बिजली की हल्के करंट की फेंसिंग का भी सरकार के द्वारा काम किया गया है। और बंदरों को आतंक से रोकने के लिए, क्योंकि बंदरों के द्वारा और जंगली सुअर की वजह से हमारे पहाड़ों की बहुत ज्यादा खेती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके ऊपर भी सरकार बहुत तेजी से, बहुत कारगर तरीके से काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी ही एक स्थायी हल इसका हम लोग निकालने वाले हैं। और इस दिशा में जय सिंह रावत जी जी जय सिंह रावत जी, आपने इससे पहले कहा था कि कुछ बड़ा कीजिए, ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन बड़ा कुछ फैसले, बड़े फैसले, लोकायुक्त का आपने जिक्र किया है, भू कानून का आपने जिक्र किया है, लेकिन जैसे यहाँ पर संजीव जी कहते हुए नजर आए कि हम जो है लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आए, नकल विरोधी कानून जो देश का सबसे कड़ा कानून है वो लेकर आए, 30% क्षैतिज आरक्षण हमने दे दिया। क्या सर जो फैसले ले लिए गए हैं उनको रेपुटेशन में लाना, उनको दोहराना बेटर है या फिर आगे की तरफ देखना वो बेटर है? नहीं, एक मिनट सर। दिव्या जी, आपने कहा कुछ बड़े होने चाहिए, तो मैंने ये जो आपको बताया, मैंने कहा ये फैसले भी हमने लिए हैं। जैसा हमारे बड़े भाई जयसिंह जी ने कहा था कुछ बड़े फैसले होने चाहिए, तो मैंने कहा ये बड़े फैसले हो गए हैं। कुछ और बड़े फैसलों की राह में सरकार और आगे बढ़ रही है, मैंने ये कहा। जी सर। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि माना नहीं लिया तो हम निराश नहीं हो सकता, अगली बैठक में हो जाएगा। ये तो निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन और अच्छा होता है कोई बड़ी खुशखबरियां सुनने को मिलती है तो वो बात। अभी जरा मैं थोड़ा सा आपने भराड़ी सेठ सुना होगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी सुना होगा, वहाँ एक जमन सिंह थे, जमन सिंह की थी 13 नाली जमीन, 13 नाली। जिस दिन उसका ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा होगी उसी दिन 2 रजिस्ट्रियां, एक रजिस्ट्री हुई। वो रजिस्ट्री 6.5 नाली जमीन बहुत बड़े सत्ताधारी ने के नाम हो गई उसकी, और 6.5 नाली दूसरे सत्ताधारी मतलब मंत्री के नाम होगी। 13 नाली गई। अब उसको मिला 22 लाख रुपया जमन सिंह को, और जमन सिंह ने उस साल भर के अंदर पी गया। और उसका बेटा है पवन, वो आजकल का खच्चर चलाता है, वो क्या कहते हैं पिछले साल उसमें केदारनाथ में चला रहा था। ये लैंड जिहाद कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहा है या हमारे नेता कर रहे हैं जिनको मौका मिल रहा, वो जो भ्रष्टाचार की कमाई है उसका वो जमीनें खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं। उनकी देखो ना क्या इनकम थी, आज क्या होगी? किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि साहब लैंड जिहाद हो रहा, कोई दूसरी धर्म के लोग ले रहे हैं, कोई ये कर, आप जानबूझ के डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, ये वाली बात है। दूसरी बात, चलिए ये तो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छा होता इन्होंने किया ये हॉर्टिकल्चर वाला, इस पर ध्यान जाना चाहिए। हिमाचल में कितना है पता, उनका स्टाफ कितना है? हमारा 1300 का स्टाफ है। उनका बजट हॉर्टिकल्चर का कितना है? हमारा 600-700 करोड़ भी नहीं होता साल का, उनका 1500-2000 करोड़ के आसपास होता है। और सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ जो जानवरों की दिक्कत है, हमें लग रहा था ये उसके पौड़ी के उसके लैंडजोन के आसपास के 24 गांवों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस समय कर्फ्यू की स्थिति में होंगे लोग, तो हमारी कैबिनेट ने उस पर विचार नहीं किया। अरे हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके बस का नहीं कोई उपाय करना, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसको दो ये काम दो कि भाई कोई तरीका निकालो ताकि लोगों की जान बची रहे, और लोग उनके बाघों के डर से, उनके जानवरों के डर से भागे नहीं, मैदानों में न चले आए। वही कई जगह हाथी का भी है, तो उसका जो एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है फॉर्चुनेटली उत्तराखंड में है। उनसे बोलते, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बोलो कि कोई भाई उनको काम दे दो, कि भाई कंसल्टेंसी उनको दे दो कि हम हमारे लिए एक प्लान बना के आप दे दो कि हम कैसे इसको जो विनाश है, जो मैन एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसे कैसे रिड्यूस किया जाएगा। उसके लिए प्लान, तभी तो कोई वो आपका प्लान की बात कर रहे हैं, जब रहेगा कौन गाँव में बताओ? वो 24 गाँव में पहली बार हमने सुना है, और रोज दिख रहे हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे। पहाड़ों में जो है ना गुलदार को बाघ कहते हैं, हमारे यहाँ सब बाघी बोलते हैं उसको, गुलदार होता है। गुलदार की आबादी तो बढ़ रही है,
भले टाइगर की घट रही हो तो टाइगर भी बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन हम परेशान हैं यहाँ क्योंकि गुलदारों की आबादी बढ़ती जा रही है। वो ठीक जो है सर। जंगल में थे वो बस्तियों के आसपास आ गए, लोगों का जीना दूभर हो गया। जी। इन चीजों पर कौन करेगा? हमारी कैबिनेट नहीं करेगी और कौन करेगा? ठीक है हमारे सर। जनप्रतिनिधि उन पर विचार नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी। अमेंद्र जी, इन सब फैसलों में से शिक्षा की बात हो गई, हॉर्टिकल्चर की बात हो गई है, और तमाम जो बातें हमने कही हैं जो आ सकते थे फैसले, जो फैसले आए हैं उनमें से कौन सी ऐसा चीज़ है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर आपको लगता था कि ये शायद नहीं होना चाहिए था, इससे बेटर कुछ और हो सकता था? नहीं, देखिए, जो भी कैबिनेट जो फैसले लेती है वो जाहिर सी बात है कि वो राज्य की जनता के पक्ष में ही लेती है, तो सारे जो फैसले होते हैं वो बेहतर की दिशा में ही होते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये फैसले बेहतर नहीं होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि धरातल पर इनका क्रियान्वयन कैसे करेगी सरकार। अभी जैसे एक फैसले को हम नज़ीर के तौर पर उठा लेते हैं, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की भांति जो है कुछ ऐसे विद्यालय खोलेंगे जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को हम सुधार सकें। अब आप बताइए जरा, आप तो पत्रकार हैं, देखिए कि उत्तराखंड में जो इन्होंने अटल आदर्श स्कूलों की स्थापना पिछली सरकार ने की थी, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। आपको हैरानी हो सकती है कि उत्तराखंड में उन स्कूलों के अलावा भी जो तमाम स्कूल हैं, इस प्रदेश के शिक्षा सचिव, इस प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक इस बात को मीडिया में आकर के कह चुके हैं कि हम अगस्त महीने तक बच्चों को किताबें नहीं दे पाएंगे। अभी जो बच्चे 1 अप्रैल से स्कूल गए, उनको किताब कब मिलेगी पढ़ने के लिए? आजकल लोग खाली बस्ते जा रहे हैं, उनके बस्ते में एक थाली रहती है मध्याह्न भोजन के लिए, उसके अलावा उनके पास किताबें नहीं है। किताबें क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने 31 मार्च को अनुबंध किया जिस कंपनी को किताब उपलब्ध करानी है। अब वो किताबें छापेंगे, छापने के बाद जो है वो फिर बाजार में आएगी। तो अभी ये बात हो रही है कि वो छप करके जुलाई और अगस्त के बीच में आएंगी। तो ये दावा तो सरकार का है, मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद आएंगी। तो शिक्षा को लेकर के इनकी गंभीरता ये है। तो नए फैसले लेने चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जो शिक्षा को लेकर के क्या धरातल पर सरकार कर रही है उस पर भी नज़र डालनी चाहिए। जैसे हमारे शीशपाल भाई ने भी कहा कि प्राइवेट स्कूलों में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको लेकर के सरकार की नीति क्या है। अभी आप इन दिनों देखेंगे कि पूरे अखबार के पन्ने इस बात को लेकर के भरे पड़े रहते हैं कि किताबें महंगी हैं, स्टेशनरी महंगी है, इसके अलावा फीस बहुत हो गई है। जबकि पिछली इनकी सरकार ने कहा था कि एक स्लैब बनाया था फीस का। अरविंद पांडे जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये फीस स्लैब रहेंगे, प्राइमरी का ये रहेगा और अपर प्राइमरी का ये रहेगा और माध्यमिक का ये रहेगा। तो क्या वो हो रहा है? तो फैसले लेना भी अलग बात है, लेकिन उस पर कार्य करना अलग बात है। दूसरी बात, इस प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय सोशल मीडिया पर ये जो हमारा भू कानून है जिसको आप भी उठा रहे हैं, जिसका जयसिंह भाई साहब ने भी जिक्र किया, तो उस मुद्दे को लेकर के ये लोग आए थे। इन्होंने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी हम भू कानून लागू करेंगे, लेकिन ये भू कानून की जगह भ्रमित कर करके जो है उसको लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं। तो ये भ्रमित कर रहे हैं कुल मिलाकर के। और आज की कैबिनेट के आप तमाम फैसले देख लीजिए, 52 प्रस्तावों में से 52 में से 16 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर इन्होंने रोल बैक किया है। 15-16 आप देखेंगे रोल बैक किया है कि पहले ये था, अब ये नहीं, अब ये होगा। चाहे वो होम स्टे की जो योजनाएं हैं वो महानगरों में पहले थी, अब उसको हटा दिया है। किसी नगर पालिका को पहले घोषणा कर दी थी, अब उसको हटा दिया है। ये शराब पर बैट वाला जो मामला है, ये पहले ही लिया गया फैसला है मुख्यमंत्री जी द्वारा, लेकिन आज उसको सिर्फ पास किया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के अब ये बताइए कि जैसा जयसिंह भाई ने कहा और मैंने भी अभी उसको देखा कि 2010 में जब यहाँ पर भारत में पंचायतों को मजबूत करने के लिए जिला नियोजन समिति का गठन हुआ और ये तय हुआ कि गांव की पंचायत से प्रस्ताव आएंगे, गांव की पंचायतें तय करेगी कि उनके यहाँ किस तरीके का नियोजन होना चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए जिला नियोजन समितियों के माध्यम से जो है विकास की योजना धरातल पर ले जाने की कोशिश हुई। अब इन्होंने क्या कर दिया है, उसमें जो है कोरम में कटौती कर दी। इसके पीछे इनकी मंशा क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसके पीछे की मंशा ये है कि पंचायतों से जो चुन करके जो प्रतिनिधि आते हैं
उनको इसमें शामिल न करें जिला योजना की बैठकों में, इनकी भागीदारी कम हो, तो इनके जो विधायक हैं वो उसमें आमंत्रित सदस्य होते हैं, सांसद उसमें आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो अगर पंचायतों से जुड़े लोग धरातल की योजनाओं को लेकर के अगर इनमें टकराव की स्थिति हुई तो ये बुलाएंगे भी नहीं, ये जो है विधायकों को और सांसदों को मिला करके उन योजनाओं को अपनी पास करा देंगे या फिर अपनी योजनाएं जो अपनी मनमाफी की योजनाएं उसको रख करके कर देंगे। ये पंचायतों को कमजोर करने की साजिश है दामी सरकार की। पंचायतों के लिए जो बात कही जा रही है, अभी हाल ही में हमने एक अच्छी खबर सुनी थी कि पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ा है, और यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि आप कोरम कम करके जो है ये करना चाहते हैं कि आप जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं पंचायती लेवल से खत्म करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज डिस्कस हुई हैं, उस पर क्या कहेंगे? देवी जी देखिए, आपके विचार आपके साथ हैं, आपकी क्या सोच है, किंतु जिस प्रकार से आज 56% प्रतिनिधित्व महिलाओं के हाथ में है, तो मातृशक्ति को हम आगे ले आने की दिशा में हम लोग का माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर है। और उत्तराखंड में चाहे जितना जो पंचायतों के माध्यम से जो काम होना है, गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, चाहे आप अभी हमारे सरकार के द्वारा एक योजना आई है जिसमें हम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सेंट्रल स्कूल खोलने की हमारे यहाँ घोषणा हुई है और उस पर हम लोगों ने काम भी आरंभ कर दिया है। जिस प्रकार से आज की कैबिनेट बैठक में जो प्राथमिक विद्यालय 300 हैं, शायद 300 प्राथमिक विद्यालय और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की श्रेणी में हम लोगों ने लाने का काम किया। इससे शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। और तो संजीव भाई तब बढ़ेगी मेरे भाई आपको चिंता तो अच्छा ही लगेगा। हाँ, तो आप मेरे को वहाँ की भी चिंता, आप मेरे को वहाँ का भी एक बार आप मेरे को वहाँ का भी जवाब दे दीजिए। हम तो काम कर ही रहे हैं यहाँ पर, का जवाब चाहिए? हम तो यहाँ पर काम कर ही रहे हैं। आप जो शिक्षा का मॉडल के बड़ा बड़ा ढोल बजाते हैं दिल्ली का, जो बड़ा बड़ा ढोल बजाते हैं, आप मेरे को केवल इतना बता दीजिए, कितने नए विद्यालय करने के लिए आ रहे हैं उस मॉडल को, कितने नए विद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए। अरे आप बता दीजिए ना, अरे आप बता दीजिए ना, कौन कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया? केवल 5 के नाम बता दीजिए आप, केवल 5 हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए जो आपने नए बनाए। आज दिल्ली मॉडल डिस्कस करने नहीं बैठे, मात्र 5। हाँ बताइए ना, बताइए ना प्लीज, बताइए, अरे बताइए ना, अरे नाम बताइए ना 5, अरे 5, मेरे भाई 5 नाम बता दीजिए ना। ऐसा देखिए, उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सरकारें काम करती हैं, जो सरकारें अच्छा काम करती हैं, तो सरकारों की तारीफ भी करनी चाहिए, सरकारों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अवसर दीजिए जी सर, अब मिलेगा अवसर। अब आप लोग ऐसी बहस में पड़ेंगे, अभी हम उत्तराखंड मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। सर दिल्ली मॉडल कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग, हमेशा डाइवर्ट होता है इससे। हमारा पॉइंट ये था कि जो शिक्षा की गुणवत्ता प्रदेश में होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली मॉडल हो या कोई और मॉडल हो, जो बेहतर मॉडल है उसको अपनाया जा सकता है, इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। फिर आप लोग डाइवर्ट कर देते हैं इसे। मैं शीशपाल जी के पास आती हूँ, आप लोग फिर लड़ने लगेंगे। शीशपाल जी, नहीं एक मिनट दिव्या जी, आपको बोलने का मौका भी दूंगी। सर प्लीज शीशपाल जी, ये जो पूरी बहस चलती है, आप लोगों के समय पर भी जो है काम हुए हैं, आप लोग हमेशा कहते हैं कि जो ये सरकार है वो हमारे किए हुए कामों को ही जो है वो आगे लेकर जा रही है, उन्होंने अपने कुछ काम नहीं किए। लेकिन कई ऐसे फैसले हैं जो ऐतिहासिक फैसले हमने देखे हैं जो शायद आप लोगों की सरकारों ने नहीं लिए हैं, क्या इसको अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं देखिए दिव्य दर्शनी जी, आप पता नहीं किन ऐतिहासिक फैसलों की बात कर रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं, जो प्रदेश की जनता की और बेरोजगारों की समझ में नहीं आ रहे हैं अभी, क्योंकि संजय
संजीव जी ने सारे मामलों को घुमा दिया। जब मैं बेटी अंकिता भंडारी के मामले को उठाया तो आज भी देखिए मातृशक्ति लगातार वीआईपी का नाम पूछ रही कि नहीं पूछ रही है। वो क्या बेरोजगार सीबीआई जांच की मांग नकल प्रकरणों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी का जवाब नहीं मिल रहा। और दूसरा जो बात है शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रही है, एक मिनट, शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रही थी। शिक्षा की गुणवत्ता में आप बताइए, उत्तराखंड आज 33वें नंबर है, 33वें नंबर पर किसकी सरकार में है? 6 साल से जब राज्य में डबल इंजन की सरकार है, आज हजारों की तादाद में पहाड़ से स्कूल यहाँ बंद सही हो है, रहे वहाँ हैं, सही है, पहाड़ आप से बताइए स्कूल क्यों तो। बंद हो रहे हैं? अरे वहाँ ये सही है, शिक्षा यहाँ में सही है। सुधार हो रहा है, सर, कमाल की बात है। सत्ता और विपक्ष की यही एक स्कूलों में मजेदार आज बात बच्चे है नहीं हैं, कि जब लगातार एक प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, ये शिक्षा में सुधार हो रहा है। आपकी सरकारों उत्तराखंड ने में क्या एक काम जो किया है बताइए ना। प्राइमरी स्कूल सर, आप में लोग पास जो में है मत जाइए। लैट्रिन की छत गिर जाने से 8 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। ये शिक्षा में सुधार हो रहा है। अरे आपकी क्या बात सरकारों कर ने रहे हो? आज कौन से प्रदेश ऐसे की जनता महत्वपूर्ण काम भली किए? भांति जान रही है। आप जो अभी कानून आपकी व्यवस्था जो की बात कर रहे थे, और कौन से आप जो ऐतिहासिक काम है, कानून व्यवस्था ये की बात कर अनएंडिंग रहे थे, ये अनएंडिंग की डिस्कशन 24 है घंटे सर। से ये जिहाद के 24 मुद्दे पर घंटे से जय लेकर सिंह रावत सर, ने 7 कितनी दिन बात के की, अंदर कितनी बड़ी बात अपराधों कही, का उदाहरण दिया आपको ठीक है, भराड़ी शिवपाल शहर जी, का। पुलिस ठीक को है। दूसरा उदाहरण मैं सर, आपको आप देता हूं, चुप हो जाइए, प्लीज। विनोद आर्य का जो आपकी रिसोर्ट सरकारों में सर, समय जा रहा है, फाइनल कमेंट लेने का टाइम है सर। जहां उसके साथ दिन दहाड़े गैंगवार वन विभाग की सर, भूमि पर है। दिन दहाड़े ये लैंड ठीक जिहाद है। का मामला हम नहीं है क्या? अच्छा, आप दोनों आपके शांत हो मंत्री जाइए। शीशपाल ना जी, तो भराड़ी प्लीज, शहर की प्लीज। जमीन छोड़ रहे हैं, प्लीज, ना प्लीज। वन तारा रिसोर्ट को छोड़ रहे हैं। प्लीज अरे सर, सारे ठीक सरकारी है, ठीक जमीन है। पर तो ठीक है आपके शीशपाल जी, नेताओं और फाइनल मंत्रियों कमेंट ने का कब्जा कर ठीक रखा है, फाइनल कमेंट कौन की से बारी आ ऐतिहासिक गई सर। फैसले आपके बता ठीक है, दीजिए। फाइनल कमेंट की बारी आ गई है। लास्ट में आप लोग फिर उसी बहस पे अटक जाते हैं। फिलहाल छोटे छोटे शॉर्ट में कमेंट लेना चाहूंगी। सबसे पहले जय सिंह रावत जी आपके पास आऊंगी। जो आज की कैबिनेट हुई है और किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो कैबिनेट्स होंगी, क्या फैसले आप उम्मीद कर रहे हैं? भविष्य की जो में जो कैबिनेट होगी उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़े बड़े फैसले होंगे, जैसे भू कानून का जैसा होगा, जी। लोक आयुक्त का जैसा होगा, जंगली जानवरों से मुक्ति के लिए कोई इस तरह से बड़े होंगे, ये उम्मीद की जानी जी। चाहिए। जहाँ तक आज की कैबिनेट का है, जो ठीक है, बाय एंड लार्ज ठीक है, अच्छे डिसीजन है, ज्यादातर अच्छे डिसीजन है। जी। लेकिन सवाल ये है कि स्टाफ नहीं है। जी। आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी को कैंपस बना, अरे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कितना स्टाफ है? आप वही स्कूलों की बात करें, स्टाफ नहीं है। आपको पता है लगभग 60,000 पद खाली हैं उत्तराखंड में। ठीक है सर। अब कैसे करेंगे? तो कहाँ से अगर 60,000 पद आप भरते हैं तो उतना फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको अनुमति नहीं देता है। अब दूसरी दिक्कत यह है, भर्ती कैसे करेंगे? तो ये आपका अधीनस्थ सेवा आयोग बदनाम हो गया। थोड़ा कहा कि भाई बड़े लोक सेवा आयोग में चलो, उसकी भी स्थिति वो सारी जटिल समस्याएं हैं। इन पर गंभीरता से हमारी सरकार को और सारे लोगों को, जो विपक्ष भी है, उनको ऐसे सुझाव देना चाहिए कि इसकी विश्वसनीयता ये लोक सेवा आयोगों की कैसे लौटेगी। दूसरी बात है, लोगों को रोजगार भी मिले। शॉर्ट में था सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट था सर। मैं आपके पास आऊंगी शीशपाल जी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट। जी दिव्य दर्शन जी, देखिए अगली कैबिनेट में अगर सरकार बिजली और पानी के बिलों को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव लाती है, जो शिक्षा महंगी हो गई है उसका बोझ कम करने के लिए कोई प्रस्ताव लेकर के आती है, जो पेपर लीक प्रकरण पर सीबीआई जांच का प्रस्ताव लेकर के आती है, अंकिता भंडारी प्रकरण पर सीबीआई जांच का प्रस्ताव लेकर के आती है, तो निश्चित तौर पर हमें भी प्रसन्नता होगी। और जो यहाँ पर लोकायुक्त का प्रस्ताव लगातार 6 साल से लटका हुआ है, जो भू कानून की बात चुनाव से पहले इन्होंने की थी, वो प्रदेश की जनता को मिल जाता है। जंगली जानवरों से हमारे बच्चे अगर पहाड़ों में बच जाते हैं और उसके लिए सरकार गंभीर दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पर हम सरकार की सराहना करेंगे। लेकिन सरकार ऐसा करने वाली नहीं है। और जो कर्मचारियों की बड़ी मांग है ओपीएस, उसको लागू करने के लिए सरकार अगर कहीं गंभीर दिखाई देती है, कर्मचारियों को राहत देती है, तो निश्चित तौर पर इस पर हमारी नजर रहेगी। जी अमेंद्र जी, फाइनल शॉर्ट में फाइनल कमेंट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य जो विभाग है उसमें पहाड़ों के अस्पताल खाली हैं, डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी इलाज वहाँ नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ काम करने की जरूरत है। शिक्षा को लेकर के मैंने बता दिया, बच्चे अभी अक्टूबर तक सिर्फ थाली लेकर के वहाँ मध्याह्न भोजन खाने के लिए जाएंगे, वहाँ सुधार की जरूरत है। जैसे इस चर्चा में बहुत बार इस बात को आया, बहुत पीड़ा इस बात को लेकर के महसूस हुई कि
जंगलों के जानवरों से जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को खतरा है, उस पर काम करने की जरूरत है। जितने भी आवारा पशु हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको लेकर के जरूरत है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर बात होनी चाहिए। जिस तरह से ये पहले जो कैबिनेट में कोई डिसीजन लिए, इस कैबिनेट में उनको बदल दे रहे हैं, तो इस तरीके के निर्णयों से बचा जाए। ठीक है संजीव जी, क्या उम्मीद हम आगे वाली कैबिनेट में कर सकते हैं आज की चर्चा के बाद? दिव्य जी देखिए, सरकार तमाम वर्गों को उनके हितों का ध्यान रखते हुए कैबिनेट में हर बार कुछ न कुछ बेहतर से बेहतर फैसला लेती है और आगे भी लेती रहेगी। और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास के हम मोटो पर चल रहे हैं। अरे जुमला नहीं है, जो जुमले तो आप ही करते हैं मेरे भाई। फाइनल कमेंट सर, ठीक है हम सभी वर्गों मेहमानों का हमारे सभी साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो चर्चा थी, आज की कैबिनेट बैठक, जो फैसले इसमें लिए गए हैं, कितने महत्वपूर्ण ये आगे आने वाले समय में होने वाले हैं और क्या फैसले इसमें लिए जा सकते थे, इन पर आज हमने चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर से बेहतर फैसले कैबिनेट में हमें देखने को मिले। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।